हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल कोड प्रो करियर। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड प्रो करियर हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको याद रखिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो मैं पहले बता दूं कि ये जो नोट्स है ये आपको गूगल ड्राइव का पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, वो बहुत ही क्रूसियल है। हार्डवेयर जो है वो बैकबोन है किसी भी कंप्यूटर का, और जो सॉफ्टवेयर है उसको आप सॉफ्टबोन कह सकते हैं। ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। और जो भी मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है ये आपका आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जान लीजिए। कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोग उस कंपोनेंट को कहेंगे जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आप टच कर सकते हैं तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। जैसे ये मेरे पास पेन है, ये माइक है, कीबोर्ड है, इसे मैं टच कर सकता हूं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम लोगों ने कई सारे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा टाइप है आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में भी आपका इनपुट और आउटपुट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस देखिए, कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं, कोई भी डेटा को देते हैं अगर कंप्यूटर को, तो ये इनपुट डिवाइसेस को यूज करके देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं ये कीबोर्ड है। अगर मुझे कंप्यूटर को ए बताना है तो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें हम ए प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में वो ए एंटर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, इनपुट। इसीलिए हम इसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हम इन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका कीबोर्ड। सेकंड एग्जांपल है माउस। माउस आप देख सकते हैं। थर्ड आपका स्कैनर। स्कैनर हम लोग यूज करते हैं कोई भी इमेज को, अगर आपके पेपर में कोई भी इमेज बना हुआ है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। तो स्कैनर क्या करता है, आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन इजी है, ये ऑडियो को कैप्चर करता है, कैप्चर्स ऑडियो इनपुट। तो हमारा इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप जान लिए। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा जनरेट हुए हैं उसके आउटपुट को हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग को जिससे आउटपुट मिलता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन है, आप इसको स्क्रीन भी बोल सकते हैं, आप इसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और इसको डिस्प्ले भी कहा जाता है, कई लोग इसको डिस्प्ले भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है आपके मॉनिटर के। मॉनिटर में हम लोग कंप्यूटर के सारे विजुअल्स आउटपुट को देखते हैं। कभी अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा डिवाइस विजुअल आउटपुट्स को दिखाता है कंप्यूटर में, तो सिंपली आप लोग मॉनिटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जो कि फिजिकल कॉपीज बनाता है किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट का। कंप्यूटर में आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट है, उसका फिजिकल कॉपी अगर चाहिए तो प्रिंटर उसको प्रिंट करके देते हैं। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिंटर के कई तरह के टाइप्स हैं, तो सारे के सारे टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका इंक जेट प्रिंटर। याद रखिएगा, इंक जेट, इसके नाम से ही पता चलता है कि सपोज कि ये एक आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका इंक को फेंका जा रहा है, इंक को जेट किया जा रहा है, तो वो उस पद्धति में कोई भी अगर प्रिंटर काम करता है तो उसे हम लोग इंक जेट प्रिंटर्स के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जांपल है इंक जेट प्रिंटर का। ये आपने कई सारे प्रिंटर दुकान में आपने देखे होंगे। ठीक है,
तो इंकजेट प्रिंटर जो है आजकल सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी कलर प्रिंट्स बना सकते हैं। और ये इंक के ड्रॉपलेट्स को, इंक के बूंद को, छोटे छोटे बूंदों को पेपर में स्प्रे करते हैं और स्प्रे करके वो कोई भी आउटपुट को जनरेट करते हैं। दूसरा आपका टाइप है थर्मल इंकजेट। इंकजेट में सबसे पहला टाइप है थर्मल इंकजेट। यहाँ पे आपके जो इंक के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंद है, उसको हीट को यूज करके और उसको वेपर करके बबल्स बना के उस इंक को फोर्सफुली फेंक के जो है पेपर में डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया थर्मल इंकजेट। नेक्स्ट आपका पीजो इलेक्ट्रिक इंकजेट। इसमें क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है ताकि शेप बन सके, जो कि शेप में आ सकता है, किसी भी शेप में आपको जिस शेप का डायग्राम चाहिए, और वैसे करके वो इंक को पुश करते हैं और वो आपका डायग्राम को आउटपुट देते हैं किसी भी पेपर में। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये इंकजेट प्रिंटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस है। इसमें एक्सीलेंट कलर रिप्रोडक्शन है, कई सारे कलर्स आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें ये फोटोज और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जनरली ये लेस एक्सपेंसिव होता है लेजर प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से सस्ते होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके इंक थोड़े महंगे आते हैं। दूसरा कि इसका जो प्रिंटिंग का स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है। थर्ड आपका इसका डिसएडवांटेज है कि इसके जो इंक कार्टेज है ना, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, यूज नहीं कीजिएगा थोड़ा सा गर्मी में वो सूख जाता है। नेक्स्ट आपका टाइप है प्रिंटर का लेजर प्रिंटर। इस टाइप का प्रिंटर आपने कई सारे दुकानों में देखे होंगे। मेनली ये प्रिंटर जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि ये लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर से आप कोई भी चीज प्रिंट कीजिएगा तो वो लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, और लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके वो कोई भी डायग्राम जो है पेपर में बनाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेजर प्रिंटर्स यूज लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ ड्रम। यहाँ पे एक ड्रम होता है ऐसे, और ये ड्रम रोल होता है। इस ड्रम में लेजर्स होते हैं, लेजर जो कि लाइट होता है, उस लेजर से पेपर को जला दिया जाता है हल्का सा। ठीक है, उसमें इंक भी रहता है जिसको यूज करके यहाँ से पेपर अंदर जाती है और यहाँ से जो है प्रिंट होके यहाँ पे निकलती है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल है लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर के भी कई तरह के टाइप होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर, ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही से प्रिंट करता है। नेक्स्ट आपका कलर लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कलर में भी आता है, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे मल्टीपल टोनर कार्टेज यूज किया जाता है। इसमें आपका सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये चारों कलर्स को यूज किया जाता है कोई भी दूसरे दूसरे कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये काफी ज्यादा हाई स्पीड प्रिंटिंग करता है। आपने देखा होगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर कई सारे दुकानों में होता है काफी जल्दी प्रिंट करते हैं, लेकिन जो पिछला इंक जेट वाला प्रिंटर था वो उतना फास्ट प्रिंट नहीं करता है, थोड़ा स्लो स्लो प्रिंट करता है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस हमने देख लिया कि ये हाई स्पीड प्रिंटिंग करता है। सेकेंड इसका एडवांटेजेस है कि ये काफी ज्यादा क्लियर टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट शार्पनेस है काफी ज्यादा शार्प होता है, काफी ज्यादा क्लियर आपको और क्रिस्प इसका इमेज आपको मिलता है। थर्ड इसका एडवांटेजेस है कि ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता है। और आप अगर बल्क में कोई भी चीज प्रिंट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इंकजेट प्रिंटर के कंपैरिजन में इस प्रिंटर की कीमत थोड़ी महंगी है। इंकजेट प्रिंटर जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया वो मार्केट में अगर आप एचपी का लेने जाइएगा तो 5-6 हजार में हो जाता है। अगर आप ये आपका थर्मल प्रिंटर अगर आप लेने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमने ये वाला कहा, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आप एचपी का लेते हैं लेजर प्रिंटर या फिर एप्सॉन का लेते हैं, ब्रदर्स का लेते हैं, तो आपका वही प्राइस 12 हजार रुपये के लगभग पड़ रहा है। तो 2 गुना 3 गुना प्राइस है आपका। ठीक है, कलर कलर जो है लेजर प्रिंटर का वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और इसका जो ये प्रिंटर जो है ये थोड़ा सा भारी होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारा टाइप था आपका लेजर प्रिंटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में।
तीसरा प्रिंटर का टाइप है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये है उसका फोटो। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये प्रिंटर आपने कहाँ पे देखी है? जी हाँ, आप लोग कभी भी रेलवे स्टेशन जाते हैं, कोई भी टिकट बुक करते हैं, तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिखना है तो ऐसे डॉट 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 करके ए लिखा रहेगा। बी लिखना है तो ऐसे डॉट 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 करके बी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस टाइप का आपने देखा होगा कि रेलवे का टिकट जो है और उसके बाद बैंक में जो प्रिंटिंग होता है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज करते हैं। ये आपने प्रिंटर कई अ, संस्थानों में देखी होगी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है खास करके ये प्रिंट हेड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट हेड्स का मतलब जैसे सामने का जो डॉट होता है, ये हेड कहा जाता है। इसको प्रिंट हेड कहा जाता है, जो कि आगे पीछे इस टाइप से होता है। ये मूव्स बैक एंड फोर्थ होता है, अप और डाउन मोशन में भी होता है। और इससे क्या होता है कि ये पहले जाते इंक को सोक करते हैं, फिर जाकर प्रिंट करते हैं। और ये डॉट 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 प्रिंट करके ही ये कोई भी कैरेक्टर को जनरेट करते हैं। तो इसीलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम दिया गया है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और हार्श इन्वायरमेंट, मतलब कि कई जगह जहाँ पे दूसरे प्रिंटर्स काम नहीं कर सकते हैं, वहां पे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कर सकते हैं। और क्यों हम लोग संस्थानों में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज करते हैं रेलवे स्टेशन और बैंक में? वो इसलिए क्योंकि दूसरे प्रिंटर्स की अगर बात की जाए तो दूसरे प्रिंटर गर्म हो जाते हैं, फिर उसका आउटपुट जो है वो काफी खराब होता है और वो कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ ये बात नहीं है। वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं। वो चौबीसों घंटा काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं वो। इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी लो है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डॉट्स यूज कर रहे हैं कोई भी चीज को जनरेट करने के लिए। और ये जो है मल्टीपल पार्ट्स ऑफ प्रिंटिंग के लिए, मतलब कार्बन कॉपीज बनाने के लिए भी काफी ज्यादा इजी होता है। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये काफी ज्यादा नॉइजी है, शोर करते हैं, खट 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 करके आवाज होता है काफी ज्यादा। इसका प्रिंटिंग क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर है। आपको ही पता है अगर डॉट डॉट करके प्रिंट करे तो कितना ज्यादा फालतू इसका प्रिंटिंग क्वालिटी होगा। पर्सनल यूज में तो आप इसको नहीं यूज कर सकते। दूसरी बात है कि ये लिमिटेड है टेक्स्ट एंड सिंपल ग्राफिक्स। इसमें आपको ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। आप इसमें सिंपल ग्राफिक्स या फिर सिर्फ अल्फाबेट्स 1 2 3 4 यही सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा टाइप है थर्मल प्रिंटर्स। आप लोगों ने रियल लाइफ में थर्मल प्रिंटर्स भी देखे हुए हैं कई सारे जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक फोटो लगाया हुआ है थर्मल प्रिंटर का। आप गेस कीजिए आपने इसको कहाँ देखा है? मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले आपने थर्मल प्रिंटर्स देखे होंगे एटीएम में। एटीएम में आप लोग कोई भी पैसे विड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो पर्ची निकलती है तो वो थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। थर्मल प्रिंटर क्या करता है, वो थर्मल हीट प्रोड्यूस करता है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। और ये जो पेपर होता है ये सिंपल पेपर नहीं होता है, ये आपके हीट सेंसिटिव पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव पेपर्स में अगर आप थर्मली यूज कर रहे हैं तो वो एक डायग्राम जनरेट होता है। तो यही सारी जो थर्मल प्रिंटर्स है ये खास करके यूज होता है कोई भी शॉप में। अगर आप मॉल में जाइएगा तो मॉल में जो बिल जनरेट होता है, एटीएम में जो रिसिप्ट जनरेट होता है, ये सारी चीजें थर्मल प्रिंटर से होती है। थर्मल प्रिंटर्स के टाइप देख लीजिए। थर्मल प्रिंटर के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर्स। इसमें क्या है कि हीट जो है डायरेक्टली पेपर में अप्लाई किया जाता है, तो यह है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। सेकेंड आपका थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। इसमें क्या है कि एक रिबन में हीट जनरेट किया जाता है, उस रिबन से उस पेपर में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्यों आखिरकार इसे हम लोग दुकानों और एटीएम में यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस है कि ये फास्ट प्रिंटिंग करता है। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है मॉल में और उसके बाद दुकानों पे, तो काफी ज्यादा फास्ट प्रिंटिंग करते हैं ये, तो वो भीड़ थोड़ा सा कम हो जाता है। ये क्वाइट ऑपरेशनल है, एकदम भी आवाज नहीं करता ये थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट आपका कि ये काफी ज्यादा रिलायबल है और लो मेंटेनेंस है। एक छोटा सा, इतना छोटा सा भी थर्मल प्रिंटर हो सकता है। आप लोग कई सारे बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, नोएडा में जाते हैं तो वहाँ के जो बस ड्राइवर्स होते हैं उनके पास एक टिकट काटने का मशीन होता है छोटा सा। ठीक है, एटीएम जैसे। एटीएम आप स्वाइप करते हैं,
एटीएम स्वाइप मशीन, वो भी छोटे से होते हैं, उसमें थर्मल प्रिंटर लगे रहते हैं। तो काफी ज्यादा रिलायबल है, छोटे में ही हो जाता है और काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस भी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसके थर्मल प्रिंटर्स में जो भी प्रिंट हुआ है वो समय के साथ वो फीका हो जाता है, वो फेड हो जाता है समय के साथ। ठीक है, तो टेम्पोररी यूज करने के लिए ठीक है। दूसरी बात कि इसे हम लोग हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है आपका कि ये लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे रिसिप्ट और लेबल्स के लिए। तो थर्मल प्रिंटर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे थ्री डी प्रिंटर के बारे में। थ्री डी प्रिंटर एकदम ही नया टेक्नोलॉजी है, एकदम ही नया आया हुआ है। थ्री डी प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज ये अगर रूबिक क्यूब है, इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये थ्री डी है, इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप थ्री डी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। थ्री डी प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका धागा टाइप से रहता है इस ऊपर में, ठीक है। यहाँ से एक एक धागा आता है और फिर यहाँ पे मतलब जैसे जैसा आपको थ्री डी इमेज चाहिए आप उस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर में आप उस थ्री डी इमेज को लोड करते हैं, फिर उस थ्री डी प्रिंटर को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो थ्री डी प्रिंटर जो है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है लेइंग डाउन करके, जिसके सक्सेसिव लेयर, पहले एक लेयर बनाएगा, फिर दूसरा लेयर बनाएगा, फिर तीसरा लेयर, ऐसे ऐसे करके वो थ्री डी इमेजेस को बनाता है। ठीक है, इसे हम लोग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग इसको यूज करते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? कोई भी चीज अगर मानिए सपोज कि एक खिलौना है, खिलौना का नाम ए है, अगर सपोज कि मैं ए को ही प्रिंट करना चाहता हूँ थ्री डी में, तो मुझे इसका खांचा बनाना पड़ेगा। खांचा बनाने से पहले मुझे इसे ओरिजिनली तो बनाना पड़ेगा ना, तो ओरिजिनली बनाने का सबसे इजी उपाय आज के टाइम में है थ्री डी प्रिंटिंग करके आप इसको बना सकते हैं। थ्री डी प्रिंटर के कई सारे टाइप्स भी है, जैसे फ्यूज डिपोशन मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट को यूज करके ये प्रिंटर प्रिंट करता है। नेक्स्ट आपका स्टीरियोलिथिक ग्राफी। इसमें क्या है कि लेजर को यूज किया जाता है, लिक्विड रेजिन्स को यूज करके ये प्रिंटिंग करते हैं। थर्ड है आपका सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इसमें क्या है कि लेजर यूज करके हम लोग कोई भी मटेरियल को पाउडर कर सकते हैं और उससे कोई भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट, कस्टमाइज्ड मतलब कि मन चाह जैसा हम लोग चाहे एग्जैक्टली वैसा बना सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मटेरियल्स का रेंज काफी ज्यादा वाइड है और इसको यूज किया जाता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। इसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेजेस है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। सेकंड कि इसके लिए काफी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको थ्री डी डायग्राम बनाना पड़ेगा और थ्री डी डायग्राम बनाना अपने आप में ये काफी बड़ा चैलेंज होता है और उसके बाद ही आप थ्री डी प्रिंटिंग कर सकते हैं। थर्ड इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसका प्रिंटिंग प्रोसेस जो है काफी ज्यादा स्लो है, बहुत धीरे धीरे ये प्रिंटिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंटर है एलईडी प्रिंटर। एलईडी प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा जेरोक्स के दुकानों में। जेरोक्स के दुकानों में जो भी प्रिंटर यूज किया जाता है वो एलईडी प्रिंटर ही होता है। वो आपका सिंपल थर्मल प्रिंटर नहीं होता है, सिंपल डॉट मैट्रिक्स भी नहीं होता है, ये होता है एलईडी प्रिंटर। ठीक है, एलईडी प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर जैसा ही काम करता है, लेकिन वो लेजर के जगह पे एलईडी को थ्रो करता है प्रिंटिंग करने के लिए। इसके एडवांटेजेस कई सारे हैं कि इसमें उतने ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हायर रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद है काफी ज्यादा। नेक्स्ट कि इसका प्रिंटिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। थर्ड इसका एडवांटेजेस है कि ये इसका प्रिंटिंग क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है काफी ज्यादा महंगा आता है। प्रिंटर का दुकान वालों से कहीं पूछेगा वो लाख लाख रुपए के ये प्रिंटर खरीदते हैं। सेकेंड कि इसका मॉडल जो है काफी ज्यादा कम है, मतलब कि दो तीन प्रकार के ही आपके एलईडी प्रिंटर्स मिलेंगे, ऑप्शंस काफी कम है क्योंकि ये एक हाईली प्रोफेशनल यूज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका लास्ट प्रिंटर का टाइप है वो है फोटो प्रिंटर। आपने सबसे पहला प्रिंटर देखा होगा और ये भी फोटो प्रिंटर उसी टाइप का है।
जो भी आपका इंकजेट प्रिंटर आपने देखा था ना, इंकजेट प्रिंटर का ही एक टाइप है फोटो प्रिंटर, लेकिन इंकजेट से काफी ज्यादा एडवांस होता है। इंकजेट में पेपर ये प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों ने कई सारे फोटो दुकानों में आपने देखे होंगे, स्टूडियो जहाँ पे आप लोग जाते हैं ना फोटो प्रिंट करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर किसी भी साइज का फोटो। तो अगर वो दुकान अच्छा है तो वो आपका फोटो प्रिंटर ही यूज करेगा। अगर वो सस्ता सुविधा दुकान है तो वो आपका इंकजेट प्रिंटर यूज करेगा। फोटो प्रिंटर यूज करने का क्या क्या खासियत है कि उसका फोटो की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी। फोटो प्रिंटर्स जो है उसे डिजाइन ही किया गया है स्पेशली फोटो को प्रिंट करने के लिए। वो एक इंकजेट प्रिंटर का ही एडवांस वर्जन है। इसके टाइप्स आते हैं इंकजेट फोटो प्रिंटर्स और दूसरा डाई सबमिलेशन प्रिंटर्स। तो इंकजेट में क्या होता है कि इंक को जेट किया जाता है वाइट कलर गैमेट को यूज करके, और अलग अलग मल्टीपल कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी। नेक्स्ट आपका डाई सबमिलेशन में क्या होता है कि इसमें हीट को यूज किया जाता है डाई करने के लिए फोटो पेपर पे। एडवांटेजेस क्या है इसके कि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी काफी ज्यादा एक्सीलेंट होता है, फोटो काफी ज्यादा खिल के आता है और कलर क्वालिटी भी काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका ये प्रोड्यूस कर सकता है प्रिंट्स जो कि वक्त के साथ फेडिंग नहीं होगा। मतलब वो फोटो जो आपका फोटो प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है वो वक्त के साथ फेड नहीं होगा, सेम क्वालिटी काफी लंबे समय तक के लिए वो स्टैग्नेंट ही रहेगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि ये एक्सपेंसिव है, काफी ज्यादा प्रिंटर खुद में एक्सपेंसिव है, प्लस इसका प्रिंटिंग भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेजेस है कि हाई वॉल्यूम डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए एकदम नहीं है। मतलब अगर आप काफी ज्यादा बहुत सारा प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि स्लो प्रिंट करता है और काफी ज्यादा हाई क्वालिटी में, तो ये आप मल्टीपल अगर हाई वॉल्यूम में प्रिंट करना चाहते हैं, मानिए 100-200 पेज अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो करना पॉसिबल नहीं है, बहुत स्लो है और ये ज्यादा रेगुलर आप इसको यूज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका 8 लास्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स को भी हम लोग प्रिंटर के रूप में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्लॉटर आप लोग देखे होंगे, प्लॉटर का आजकल बहुत जगह पे यूज हो रहा है। आप लोग आजकल देखते होंगे कि दुकानों में जो प्लास्टिक के बैनर ऊपर लगे हुए रहते हैं, काफी बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, तो वो बैनर को प्रिंट जो करते हैं हम लोग प्लॉटर्स पे ही प्रिंट करते हैं, क्योंकि उतना बड़ा प्रिंटर तो होता है नहीं। तो प्लॉटर्स जो है वो मेनली बहुत ही लार्ज फॉर्मेट ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए काम आता है। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स को प्रिंट करना या फिर इंजीनियरिंग प्लान्स या फिर टेक्निकल ड्राइंग या फिर बिल बोर्ड्स जो होता है उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर्स को यूज करते हैं। वो पेंस और इंकजेट टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लॉटर भी आप बोल सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर ही है, फोटो प्रिंटर ही है, बस वो एक लार्ज एक्सटेंट में एक बड़ा सा प्रिंटर है, एक रूम जैसा प्रिंटर है। प्लॉटर्स का लेंथ आपको जितना ज्यादा चाहिए, आप अगर चाहते हैं ये प्लॉटर का लेंथ इतना बड़ा हो तो आप उसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। प्लॉटर्स इजिली कस्टमाइजेबल है। इसके कई सारे टाइप्स भी आते हैं। पहला कि ये पेन प्लॉटर, इसमें क्या है कि एक या फिर एक से ज्यादा पेन यूज किया जाता है प्रिंटर में ताकि ड्राइंग किया जा सके पेपर पे। और दूसरा टाइप है इंकजेट, इसमें क्या है कि इंकजेट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है काफी ज्यादा हाई फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा हाई स्केल प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा कि इनका हाई प्रिसीजन होता है और एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, महंगा है। और दूसरी कि ये ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए नहीं है। अगर आप इसको ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए रख रहे हैं तो वो नहीं है। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर टाइप जो है स्पीकर। स्पीकर का एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, कोई भी आउटपुट डिवाइस जो कि आपका साउंड आउटपुट दे रहा है तो उसे हम लोग स्पीकर कह सकते हैं, ठीक है। स्पीकर आप लोग इजीली जानते हैं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कोई भी हार्डवेयर जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, वीडियोस हो गए, ऑडियो हो गए, फाइल्स किसी भी तरह के, अगर हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में ही स्टोर करते हैं।
स्टोरेज डिवाइसेस आजकल कई सारे हैं, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है एक क्रूशियल स्टोरेज डिवाइस है, जो कि बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है, इसका आपका इंटरनल फोटो हमने डाला हुआ है, ताकि आप लोग को हार्ड डिस्क का थोड़ा सा वर्किंग और फंक्शन भी समझ में आ जाए। हार्ड डिस्क में ये होता है आपका डिस्क, ये जो आपका गोल गोल चक्का दिख रहा है, ये डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क का आविष्कार और खोज कैसे हुआ था वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग पहले के जमाने में देखे होंगे सीडी और डीवीडी हुआ करते थे गोल गोल, है ना। तो एक टाइम पे ऐसा आया जब डीवीडी का कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गया। बढ़ कैसे गया कि जब देखा गया कि डीवीडी जो हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टिक का है, अगर हम लोग उसको मेटल का यूज करते हैं तो वो काफी ज्यादा हाई स्टोरेजेस हो सकते हैं। तो उसी डिस्क को यूज करके इन्होंने अलग अलग सेक्टर को यूज करके, मतलब काफी, मतलब दो तीन चार पांच डिस्क को यूज करके हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ। हार्ड डिस्क में भी मेटल डिस्क ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड होता है, प्लास्टिक वाला सॉफ्ट होता था। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में आपके कई सारे यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स 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 टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है स्पिंडल, जो कि बीच में होता है इस हार्ड डिस्क को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए। तो ये जो बॉक्स बॉक्स है, ये आपके सेव्ड फाइल्स है, इसी में आपके फाइल्स सेव्ड होते हैं। यहाँ पे ये आप पिन देख सकते हैं, ये आपका रीड एंड राइट हेड है। इसी हेड से आप रीड भी कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं। कोई भी डेटा को पढ़ सकते हैं कि क्या डेटा लिखी हुई है, या फिर अगर आप कोई डेटा को सेव करना चाह रहे हैं तो वहां पे राइट करके उस डेटा को सेव भी कर सकता है। ये है एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम है इस जो रीड राइट हेड है इसको रोटेट करना, कभी ये इस साइड आ जाएगा, कभी ये इस साइड चला जाएगा, तो ये रोटेट करके वर्किंग करता है। ये आपका आर्म, आर्म यूज करके ये रीड राइट हेड को रोटेट किया जाता है। और ये हो गया आपका सर्किट बोर्ड, यहाँ पे ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं। ये मेनली आपका ऑपरेशन को यूज करते हैं कि कैसे ये हार्ड डिस्क आपका काम करेगा। ये आपका पावर पोर्ट है, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये आपका डेटा केबल पोर्ट है, यहाँ से आपका डेटा इनपुट और आउटपुट होगा। और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा ड्राइव, देखा होगा कंप्यूटर में जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। तो ये कौन सा ड्राइव है, ये आपका पोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा हार्ड डिस्क। आई होप कि आपको पूरा हार्ड डिस्क का वर्किंग समझ में आ गया है। नेक्स्ट पेज में बढ़ते तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी की सारी चीजें हार्ड डिस्क के बारे में लिखी हुई है कि हार्ड डिस्क जो है ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है। जी हाँ, हार्ड डिस्क जो है अब एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस बन चुका है, क्योंकि अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग एसएसडी को यूज करते हैं। हार्ड डिस्क में हम लोग स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे, जिसको हम लोग प्लेटर्स कहते हैं। इसमें हम लोग कोई भी डेटा को रीड या राइट कर सकते थे। हार्ड डिस्क के कई सारे टाइप है। डेस्कटॉप हार्ड डिस्क होते हैं, लैपटॉप हार्ड डिस्क होता है। डेस्कटॉप हार्ड डिस्क जो है वो आपका थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और थोड़ा सा सस्ता होता है। लैपटॉप के जो हार्ड डिस्क होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं, और वो लैपटॉप में फिट हो जाते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी होता है। एडवांटेजेस देख ले हार्ड डिस्क के बारे में, तो इसके स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात किया जाए तो ये एसएसडी के कंपैरिजन में ये स्लो होता है। नेक्स्ट कि इसके मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं। आपने यहाँ पे जैसे फोटो में देखा कि हार्ड डिस्क जो है मैकेनिकल है, अंदर इसमें रोटेटिंग डिस्क है, तो ये मैकेनिकली काम कर रहा है, तो ये फेल भी हो सकता है। जहां पे भी मूविंग पार्ट्स है, कोई भी पार्ट्स जो कि मूव कर रहा है, तो वो इन द फ्यूचर स्लो हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। तो मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं। तीसरी बात कि वो भारी भी होता है और काफी ज्यादा पावर भी लेता है चलाने के लिए। अब दूसरा आपका स्टोरिंग डिवाइस है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करता है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं आज के टाइम में, अगर आप चाहते हैं कि वो लैपटॉप इन द फ्यूचर फास्ट ही काम करे, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा प्रीफर कीजिए कि एसएसडी वाला ही लैपटॉप लीजिए।
एसएसडी भी कई तरह के होते हैं, उसके टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आता है। एसएसडी जो है वो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, और वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, टाइप्स सबसे पहले हम लोग देख ले, साटा एसएसडी और एनवीएमई एसएसडी, ये दो मेन मेन टाइप थे। साटा एसएसडी में क्या होता है, ये साटा इंटरफेस को यूज करते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है आपका हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। मतलब साटा एसएसडी जो है वो आपका हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पीड में काम करता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन साटा के कनेक्शन स्पीड का एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही स्पीड में काम कर सकता है। नेक्स्ट आपका एनवीएमई एसएसडी। ये एनवीएमई एसएसडी जो है साटा एसएसडी से भी काफी ज्यादा और फास्ट होता है। तब इन द फ्यूचर कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जाए लेने के लिए, तो वहां पे ये भी जान लीजिएगा कि एसएसडी तो लगी हुई है, लेकिन वो साटा एसएसडी है या एनवीएमई एसएसडी है। साटा स्लो होता है, एनवीएमई फास्ट होता है, और हार्ड डिस्क बहुत स्लो होता है। एडवांटेजेस की बात किया जाए पूरे एसएसडी की, तो वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट रीरन राइट कर सकता है। दूसरी बात कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से ये कई लंबे समय तक काम कर सकता है। तीसरा एडवांटेजेस है कि ये काफी ज्यादा हल्का होता है वजन में भी, प्लस ये काफी लो पावर भी कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको थोड़ा सा कम आएगा। डिसएडवांटेजेस की बात किया जाए तो ये जो है आपका काफी ज्यादा महंगा होता है, हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में 2 गुना 3 गुना महंगा होता है। आजकल थोड़ा सा सस्ता हो गया है। और दूसरी बात कि इसके स्टोरेजेस जो है थोड़ा सा, मतलब उस प्राइस में देखा जाए तो थोड़ा कम ही मिलता है। तो ये था एसएसडी और हार्ड डिस्क के बारे में, एचडीडी और एसएसडी के बारे में। थर्ड आपका टाइप है हाइब्रिड ड्राइव। हाइब्रिड ड्राइव जो है सिंपल आपका हार्ड डिस्क के ऊपर में एसएसडी को चिपका दिया गया है, तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव बन गया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये है आपका एसएसडी, ये आपका एसएसडी है, और ये आपका हार्ड डिस्क है। ये काफी ज्यादा रेयर है, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं एसएसएचडी। ओके, इसमें भी आपका सेम है, ऊपर में ये पूरा पूरा हार्ड डिस्क का पार्ट है और नीचे का ये एसएसडी का पार्ट है। इसे इसीलिए हम लोग इसको हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों है। हाइब्रिड जो है इसमें कंबाइंड आपका ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसएसडी स्टोरेज भी है। काफी बार आपने सुना होगा कि फलाना लैपटॉप है, उसमें आपका इतना एसएसडी आ रहा है, 128 जीबी एसएसडी या फिर 256 जीबी एसएसडी, और उसके साथ हार्ड डिस्क भी दिया हुआ है 1 टीबी का। तो ये आपका यही हाइब्रिड वाला ही यूज करते हैं। इसमें एडवांटेजेस ये है कि आपका एसएसडी के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि आपका जो कैश है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये एसएसडी में है लोड, तो आपका मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम और मेनली ओवरऑल आपका कंप्यूटर या लैपटॉप काफी ज्यादा फास्ट काम करेगा। दूसरी बात की स्टोरेज भी आपको ज्यादा मिल गया, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क भी लगी हुई है। और अगर देखा जाए कि अगर आप लोग कोई डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, जैसे फिल्म या फिर कोई भी डेटा, तो उसके लिए काफी ज्यादा फास्ट उतना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपका हार्ड डिस्क में भी सेम है, चलेगा। तो इससे क्या है कि आपको एक लार्जर स्टोरेज भी मिल गया। अगर आप स्टोर करने के लिए कोई चीज को रख रहे हैं तो वो आप हार्ड डिस्क में रखें, और अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको स्टोर करना है तो वो आपने एसएसडी में कर लिया, तो आपका बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड आपको मिल गया। इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और कभी कभी रिलायबिलिटी इशू भी कर सकता है। मतलब भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि एसएसडी जो है वो कम स्टोरेज यूज, मतलब कि इसमें क्या कि एसएसडी का स्टोरेज थोड़ा सा कम दिया जाता है, 128 जीबी या फिर 256 जीबी। अगर ये फुल हो गया तो आपका ओवरऑल लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्लो हो सकता है। तो ये सारी चीजें चीजें थी। नेक्स्ट आपका है स्टोरिंग डिवाइस, वो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो ये है मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपका एक हार्ड डिस्क होता है और एक वायर होता है। ये वायर से आप लोग कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड ड्राइव ही होता है, हार्ड डिस्क ही होता है, बस वो उसे हम लोग एक अगर मैं आपको दिखाऊं ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है,
तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है, अंदर में आपका एक एसएसडी भी होता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ये एसएसडी ही है, इसी के ऊपर एक कवर लगी हुई है। तो ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, खोल खोल के दिखाना पड़ता है। ओके, तो इसके एडवांटेजेस ये है कि काफी ज्यादा पोर्टेबल है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको किसी भी दूसरे लैपटॉप के साथ और शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये एडवांटेज है कि आपका कोई भी डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, उसको बैकअप के रूप में रखना चाहते हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा महंगा होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। और दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसका फिजिकल डैमेज ये हो सकता है अगर ये आपने अच्छे से सावधानी से नहीं रखा तो। अब हम लोग देखते हैं कुछ और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसको आप लोग पेन ड्राइव के रूप में भी जान सकते हैं। पेन ड्राइव को ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। अब हम लोग सीडी और डीवीडी के बारे में जानते हैं। सीडी और डीवीडी आप लोग जानते हैं, पहले फिल्म आता था सीडी डीवीडी में, डेटास भी काफी ज्यादा आते हैं उसमें, फाइल डॉक्यूमेंट्स भी पहले के जमाने में रखा करता था। तो वो भी एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपका हो गया स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब आपका सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। काफी बार इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर में, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये मेनली आपका अरिथमेटिकल, लॉजिकल और कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी हैंडल करते हैं। सीपीयू के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो देखिए अरिथमेटिकल यूनिट में क्या होता है, कोई भी अरिथमेटिक मतलब कोई भी मैथमेटिकल, जैसे 2+3, 4+9, ये सारे के सारे जो है आपके अरिथमेटिकल क्वेश्चंस हुए। तो इससे संभालने के लिए अरिथमेटिकल यूनिट की यूज की जाती है। नेक्स्ट आपका लॉजिक। लॉजिक फॉर एग्जांपल 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो 4 बड़ा है। तो इस टाइप के लॉजिकल यूनिट के लिए हम लोग लॉजिक यूनिट का यूज करते हैं, और ये एज अ कंबाइंड अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बनते हैं। ये हैंडल करते कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को। और लॉजिकल यूनिट जैसे एंड, और या नॉट को। एंड और एंड नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल ए के साथ एंड आ गया, ए एंड बी, ए और बी दोनों में से कोई, या फिर ए नॉट बी। ठीक है, तो इस टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस भी ये सारे के सारे एएलयू संभालते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है आपके प्रोसेसर को बताता है कि कैसे काम करना है। ये एएलयू को भी बताता है, मेमोरी को भी बताता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी बताता है कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे लिया गया है और उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आउटपुट कैसे दिया जाएगा। ये सारी चीजें कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है आपका सीपीयू के अंदर बहुत ही छोटा एक स्टोरेज लोकेशन होता है, काफी फास्ट स्टोरेज लोकेशन होता है। कहा जाता है कि जितना ज्यादा फास्ट आपके रजिस्टर होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट आपका सीपीयू भी काम करेगा। ठीक है, तो रजिस्टर जो है काफी ज्यादा स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, जो कि टेम्पोररी डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं। आप लोग ने सुना होगा कई बार कैश मेमोरी। ये जो है, ये कैश मेमोरी जो है रजिस्टर्स के ही बने रहते हैं, और ये कैश मेमोरी के बारे में ही बात हो रही है कि काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं और काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर करके रखते हैं। ऑन एन एवरेज 2 MB, 3 MB ऐसा इसका डेटा स्टोरेज होता है। तो काफी ज्यादा छोटा स्टोरेज डेटा को ये स्टोर करते हैं और काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गए रजिस्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि सीपीयू के परफॉर्मेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं और किन किन चीजों से ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला क्लॉक स्पीड। कोई भी आप प्रोसेसर देखिएगा i3 i5, तो उसमें लिखा रहता है कि कितना मेगा हर्ट्ज
का प्रोसेसर है, मतलब उसका क्लॉक स्पीड कितना है। जितना ज्यादा क्लॉक स्पीड होगा वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। वो डिटरमाइन करेगा कि कितना फास्ट साइकिल पर सेकेंड वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर पा रहा है और कितना फास्ट वो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर पा रहा है। तो ये क्लॉक स्पीड बताता है। कोर्स, कोई भी कंप्यूटर में आप सुने होंगे कि ये डुअल कोर है या फिर 4 कोर्स है, 8 कोर्स है, 16 32 कोर्स, आजकल तो 64 कोर्स भी आ चुके हैं लेटेस्ट में। बेसिकली अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपका वो डुअल कोर या फिर क्वाड कोर जो होता है, या फिर ऑक्टा कोर। फोन्स में आजकल ऑक्टा कोर चल रहा है, और लैपटॉप में अगर आप i5 लेते हैं तो वो आपका 4 कोर्स क्वाड कोर पे जाता है, और डुअल कोर पे आपका i3 काम करता है। तो मॉडर्न सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं, हर एक कोर जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को काम करता है इंडिपेंडेंटली, और हर एक कोर जो है दूसरे कोर के कंपैरिजन में मल्टीटास्किंग कर पाते हैं और पैरेलली काफी सारी चीजें प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, जितना ज्यादा कोर्स होंगे उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग इजी होगा, ये चीज आप याद रखिए। तो आपको जितना ज्यादा मल्टीटास्किंग करना है, अगर आप सिंपल पढ़ाई के लिए या फिर सिंपल काम के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपका डुअल कोर में काम बन जाएगा। अगर आपको ज्यादा काम करना है, ज्यादा मतलब कि क्रोम कहीं खोले हुए हैं, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुला हुआ है, कहीं पे आपके वेब ब्राउजर कुछ खुले हुए, फाइल मैनेजर खुले हुए, बहुत सारी चीजों पे आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं, तो फिर मल्टीपल कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगा आपके लिए। कैश मेमोरी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अभी काफी ज्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है, और ये सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू मतलब वो चिप जो होता है ना, उसके अंदर होता है। ठीक है, और ये काफी फास्ट फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा और इंफॉर्मेशन को कर सकता है, और ये लेटेंसी को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सबसे पहला होता है डेस्कटॉप सीपीयू। डेस्कटॉप सीपीयू आप लोग को पता होगा कि जो प्रोसेसर होता है उसी को हम लोग सीपीयू कह रहे हैं। याद रखिए, सीपीयू का मतलब मैं वो बड़ा सा सीपीयू नहीं कह रहा हूँ। सीपीयू का एक्चुअल मतलब होता है ये प्रोसेसर, इसी को सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सीपीयू बोल रहा हूँ तो इस छोटे सा प्रोसेसर जैसे i3 i5 इसके बारे में समझिए। तो पहला होता है डेस्कटॉप सीपीयू। जो डेस्कटॉप पे सीपीयू जो प्रोसेसर लगता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, वो हाई परफॉर्मेंस भी दे सकता है और मल्टीटास्किंग में काम कर सकता है। अगर आप बात करें i3 13th जनरेशन जो कि आपका डेस्कटॉप एडिशन है, और अगर i3 13th जनरेशन जो कि लैपटॉप एडिशन है, तो उसमें भी काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। लैपटॉप वाला उतना फास्ट काम नहीं करता है, डेस्कटॉप वाला काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोबाइल सीपीयू। मोबाइल के अंदर जो आपका सीपीयू जो प्रोसेसर होता है वो, उसके बारे में बात हो रही है। काफी ज्यादा छोटा होता है मोबाइल का सीपीयू। आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग बोलते हो कि आपके फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या फिर मीडिया टेक का प्रोसेसर है। तो मोबाइल का जो प्रोसेसर है, मोबाइल का जो सीपीयू है, वो ये दोनों कंपनीज आजकल मेनली बनाते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का है तो सैमसंग भी प्रोसेसर बनाते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल भी बनाता है प्रोसेसर। हालांकि एप्पल बनाता नहीं है, वो खरीदता है दूसरों से बनवाता है, सैमसंग से बनवाता है। नेक्स्ट आपका सर्वर सीपीयू। सर्वर में जो सीपीयू यूज किया जाता है, सबसे पहले तो सर्वर के बारे में मैं आपको बता दूं सर्वर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे लैपटॉप में नहीं है अभी, ये क्लाउड सर्वर में अपलोडेड है। सर्वर हमेशा, सर्वर का कंप्यूटर 24 घंटा 7 दिन 365 दिन चलते रहता है, वो ऑफ नहीं होता है। तो सर्वर में काफी सारे वीडियोस रहते हैं, यूट्यूब के सारे वीडियो सर्वर पे ही, क्लाउड सर्वर पे ही अपलोडेड है। काफी ज्यादा हाई प्रोसेसिंग होता है, काफी लोग एक साथ यूज करते हैं, काफी ज्यादा वीडियोस भी वहां पे रहता है। तो काफी बड़ा, रिलायबल, काफी, एक कहते हैं ना, इफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर चाहिए होता है। तो सर्वर सीपीयूज अलग होते हैं, ये सर्वर्स में यूज किया जाता है, काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होता है, रिलायबिलिटी काफी ज्यादा होता है, भरोसेमंद, क्योंकि ये चौबीसों घंटे चलते रहते हैं, और ये मल्टीपल हैंडलिंग कर सकते हैं और साइमल्टेनियस टास्क को भी वो संभाल सकते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग सब कोई वीडियो देख रहे हैं अपने अपने फोन में, वो सारे के सारे टास्क को एक साथ वो संभाल रहा है अपने सर्वर्स पे। तो ये हो जाता है आपका सर्वर सीपीयू। नेक्स्ट हम लोग रैम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग रैम के बारे में बहुत सुने होंगे, फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है आपका रैम का फोटो।
रैम कुछ इस तरह से दिखता है जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कि काफ़ी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये टेम्पोररी स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आराम से अपना हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में स्टोर था, अभी आपको यूज़ करना है तो आपने उसको लोड पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला और वो रैम पे लोड हो गया। तो टेम्पोरेरी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका हार्ड डिस्क से एक कॉपी बना देता है रैम पे। रैम क्या है, वो कंपैरेटिवली फास्ट है ताकि आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्रूशियल होता है टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए। टेम्पोरेरी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो वो टेम्पोरेरी स्टोर कर लिया है रैम में। रैम की जितना ज़्यादा होगा, अगर आपके पास 4 GB रैम है, अगर आपके पास 8 GB रैम है, तो उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। कंप्यूटर को जो है डेटा, सीपीयू को, प्रोसेसर को डेटा बहुत ही फास्ट फास्ट चाहिए, तो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी से भी ज़्यादा फास्ट आपका रैम होता है। इसलिए जो भी चीज़ आप टेम्पोररी यूज़ करते हो उसको रैम रैम में रखा जाता है और फिर सीपीयू उससे डेटा लेके उसको प्रोसेस करता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में। कौन निभाता है? रैम। ये स्पेस प्रोवाइड करता है रीड और राइट करने के लिए, ताकि सीपीयू जो है स्पीड में रैपिडली काम कर सके, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें रैम क्या है, तो रैम का फंक्शन सिंपल यही है कि ये टेम्पोरेरी डेटा को होल्ड करता है। जो सॉफ्टवेयर आपको अभी फिलहाल यूज करना है उस सॉफ्टवेयर का डेटा को होल्ड करेगा और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू को कि क्या परफॉर्मेंस देना है। ये अलाउ करता है काफी ज्यादा फास्ट रीड एंड राइट को, काफी ज्यादा। ये सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है हार्ड डिस्क से भी और एसएसडी से भी। वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब कि जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बंद हो चुका है और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जो आपका डेटा स्टोर था, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ था ना, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपना सारा का सारा डेटा को लूज कर देगा जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। रैम भी कई तरह के होते हैं, आप लोग को ये याद रखना चाहिए। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग डी रैम जो कि डायनेमिक रैम के बारे में बताते हैं। डायनेमिक रैम जो है हर एक बीट को सेपरेट कैपेसिटर में स्टोर करके रखता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर में। डायनेमिक रैम, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा रैम, किस टाइप का रैम जो है हर एक डेटा बिट को अलग अलग कैपेसिटर में स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर कंपोनेंट होता है छोटा 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 छोटा, और हर एक बिट डेटा मतलब 1010 को अलग अलग कैपेसिटर में स्टोर करके रख रहा है, तो वो डायनेमिक रैम करता है, ठीक है। उसे कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है पर सेकेंड किसी भी डेटा को रिटेन करने के लिए, और काफी फास्ट भी वो करता है, तो उसके साथ वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका टाइप है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के ही अंदर एक और टाइप होता है सिंक्रोनस। इसमें क्या है कि ये सिंक में रहता है, हर चीज ऑपरेट करता है और एक क्लॉकवाइज काफी ज्यादा फास्टर डेटा प्रोवाइड करता है। ये खास करके मॉडर्न पीसी जो आपके अभी लेटेस्ट जो पीसी आए हुए, लैपटॉप आए हुए, इसमें हम लोग सिंक्रोनस डी रैम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है DDR/SD रैम, मतलब डबल डेटा रैम रैम SD रैम। SD रैम ही है, इसका डेटा रेट, क्लॉक स्पीड जो है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये डेटा जो है ट्वाइस फास्ट आपका काम करता है और ये आपका मेमोरी स्पीड और मेमोरी बैंडविड्थ को डबल कर देता है। इसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5। DDR5 रैम अभी हम लोग सबसे ज्यादा लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आपके जो थोड़े से पुराने लैपटॉप है, सस्ते वाले, उसमें DDR4 रैम यूज होता है और लेटेस्ट वाले में DDR5 रैम यूज होता है। आप भी अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी आपका आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका रैम कौन सा है। स्पेसिफिकेशन में जाके देखिएगा या फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा रैम आपके फोन में यूज हुआ है। अगर आपके फोन में DDR4 या 5 है तो वो कंपैरेटिवली फास्ट है, DDR3 रैम का यूज हुआ है तो वो कंपैरेटिवली स्लो है। मोबाइल में भी सेम ऑपरेशन है, मोबाइल का भी फंक्शनैलिटी सेम है। रैम आप मोबाइल में भी पता कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात किया जाए DDR का रैम,
तो काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेसिटी के साथ आता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ते में ही आता है और काफ़ी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा अदर डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एस रैम से स्लो होता है, एस रैम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक रैम। दूसरा डिसएडवांटेजेस है कि इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है, कोई भी एक काम को करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए ये स्लो भी हो जाता है। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। इसमें क्या है कि ये बार बार इसमें डेटा को लोड नहीं करना पड़ता है। एस रैम जो स्टैटिक रैम जो है ये बाई स्टेबल लैचिंग सर्किटरी को यूज करता है, जो कि हर एक डेटा, हर एक बिट ऑफ डेटा जो है कैपेसिटर में स्टोर रहता है और उसको बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्टोर रहता है जब तक उसका काम चल रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है डी रैम की वजह से, डी रैम की तरह, जिसकी वजह से वो फास्ट हो जाता है। इसका एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डी रैम से फास्ट है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि डी रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस सी बात है, फास्ट है तो एक्सपेंसिव होगा ही। लो डेंसिटी मतलब इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। और दूसरे यूज केस क्या है कि ये आप लोग का जैसे कैश मेमोरी में इसको यूज किया जाता है और काफी ज्यादा परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन में उसको यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा हाई पावर चाहिए उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे एन वी रैम के बारे में, जो कि नॉन वोलाटाइल रैम। नॉन वोलाटाइल रैम, जैसे मैंने अभी सबसे पहले रैम का आपको डेफिनेशन बताया था कि रैम वो होता है जिसमें लाइट ऑफ हो गया तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलाटाइल रैम भी एक रैम का ही टाइप है जो कि नॉन वोलाटाइल है। अगर पावर चला भी गया, लाइट चली भी गई, तो भी वो डेटा को रिटेन कर सकता है, अपने आप में स्टोर करके रख सकता है, वो डिलीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो फ्लैश रैम, ये आपका यूएसबी ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप आपका है फेरो इलेक्ट्रिक रैम। फेरो इलेक्ट्रिक रैम को यूज किया जाता है कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक फिल्म में। फिल्म का मतलब जैसा आपका कैसेट में फिल्म होता था उसी टाइप का। एडवांटेजेस क्या है कि डेटा रहेगा, लाइट चला जाएगा फिर भी। दूसरी बात की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लंबे समय तक में रखना है तो वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सपोज कि एक पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव का मैंने ड्राइंग बनाया, ठीक है। ये पेन ड्राइव है, सपोज कि ये 64 GB का पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव कैसे काम करेगा, उसका अपना एक ड्राइवर होता है। पेन ड्राइव का ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कि ये पेन ड्राइव कैसे काम करेगा ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो ये परमानेंटली इसमें सेट रहता है, हमेशा के लिए फिक्स रहता है, क्योंकि आप कोई भी लैपटॉप या फिर कोई भी दूसरे कंप्यूटर में इस पेन ड्राइव को घुसाइएगा तो ये काम करने लगेगा। इसका अपना ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो ड्राइवर्स को भी हम लोग जो फ्लैश रैम है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये थोड़ा वोलेटाइल रैम के कंपैरिजन में स्लो है और इसमें आप लिमिटेड ही लिख सकते हैं, ज्यादा आप इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते, इसका स्टोरेज काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब हम लोग पढ़ाई करने वाले पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो कंप्यूटर में जरूरी नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं, आपका एक्सटर्नल कोई स्पेसिफिक काम है तो उस चीज के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस। सबसे पहला आपका आ जा रहा है वेब कैम। वेब कैम, जैसे हमारे पास एक वेब कैम जैसे शूट किया हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं दिखाऊं तो ये इस टाइप से वेब कैम होता है। फॉर एग्जांपल फोटो में भी हमने दिखाया हुआ है, इसमें वायर होती है, काफी ज्यादा लंबी वायर होती है और ये यूएसबी केबल वाला है, इसे हम लोग यूएसबी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे सेट कर देते हैं कंप्यूटर के ऊपर में और इसे हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं जिस एंगल में चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वेब कैम। वेब कैम से हम लोग कोई भी वीडियो इनपुट को लेते हैं किसी भी कंप्यूटर में। अब आ जाते हैं मोडेम के बारे में। मोडेम एक शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में क्या होता है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आपके घर में अगर वाईफाई लगी हुई है तो वाईफाई राउटर जो है उसी को हम लोग सिंपल में मोडेम भी कह सकते हैं। एक मोडेम जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एंटर करवाता है
जो कि एनालॉग सिग्नल से लेता है, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है और फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। तो इसीलिए इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग को पता है कि कोई भी वाईफाई जो है वो वायर से आता है। आजकल ये वायर जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल आने लगा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में अंदर में ये शीशा का केबल रहता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है लाइट के माध्यम से आपका डेटा ट्रेवल करता है। तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, 5G आ चुका है, 4G भी था, तो ये ऑप्टिकल फाइबर की वजह से मुमकिन हुआ है। तो जो भी ये वायर में तार में जो भी आता है ये आपका एनालॉग सिग्नल्स आते हैं। देख रहे हैं आप वेव फॉर्म में आ रहा है वायर में, तो ये एनालॉग सिग्नल में आता है। एनालॉग सिग्नल हम लोगों के कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो बीच में ये आपका वाईफाई राउटर होता है। ये वाईफाई राउटर है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आता है, ये उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में उसको यूज करते हैं। कंप्यूटर और फिर कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल निकला, ठीक है, उस डिजिटल सिग्नल को इसने फिर से एनालॉग में चेंज कर दिया और फिर इसने वापस से इसको ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया। तो मॉडेम का यही काम है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करते हैं और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करते हैं। और ये किसी भी तरह का सिग्नल, जैसे कि आपका फोन लाइन है, केबल कनेक्शन है, सैटेलाइट वाला हुआ, ये सारे में ही काम करता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में ये डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं और कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो भी एनालॉग फॉर्मेट है उसे ये यूज करते हैं। अलग अलग तरह के मॉडेम होते हैं, जैसे डायल अप होते हैं, DSL होते हैं, केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स मॉडेम होते हैं, कई अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इस मॉडेम के द्वारा हम लोग जो है इंटरनेट को यूज कर सकते हैं और पूरे दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क बना पा रहे हैं कंप्यूटर्स का। तो ये था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कई सारे MCQ क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ये